गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में क्लास 10 का जो बायोलॉजी चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, उसका यह दूसरा वीडियो है। तो हम बिना देर किए हुए वीडियो पर चलते हैं और देखेंगे कि आज जो है हम लोग इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल को देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, आपको देखना होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो अमीबा में क्या होता है, तो आप सभी जान रहे हो कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका कोई शेप नहीं होता है, और अगर कोई शेप लेना होता है, कहीं तरह का मूवमेंट करना होता है, इवन कि ये न्यूट्रिशन भी गेन करते हैं, तो अपने सीडोपोडिया के कारण। सीडोपोडिया जो होता है उनका एक फॉल्स फीट होता है। क्लियर है बच्चों? तो सीडोपोडिया से ये अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। कैसे? तो आप देखेंगे बोर्ड पे, सपोज कि यहाँ पे ये फूड है और इस तरह का अमीबा आपका ये बना हुआ है, हालांकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। तो ये क्या करेगा कि अपना सीडोपोडिया को ये पूरे भोजन तक जो है, फूड तक इसको कैप्चर करेगा, फैलाएगा, फिर धीरे 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 उसके करीब जाएगा, है ना, और सीडोपोडिया को मतलब ये सिकुड़ता है इस टाइप से। तो ये भोजन जो है इसके बॉडी में वैक्यूल का निर्माण होता है उसी दौरान, और उसी वैक्यूल में इनका भोजन चला जाता है। स्टूडेंट्स, आप ये जान लो कि जो अमीबा होते हैं वो अपना भोजन इजेशन यानी इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, तीन प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन, तो तीन प्रोसेस से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। इनका कोई स्पेशल उस तरह का माउथ या उस तरह का कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए कोई एक्सक्रीटरी पार्ट्स नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनका भोजन क्या होता है। तो इनका भोजन नॉर्मली डाइजम, छोटे छोटे एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब भोजन को अपना इस रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखते हैं ह्यूमन सिस्टम का, जो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है कि ह्यूमन अपने न्यूट्रिशन को कैसे कैसे गेट करते हैं और उनका न्यूट्रिशन का डाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो ह्यूमन में एक होता है एलिमेंट्री कैनल। अब यह एलिमेंट्री कैनल जो होते हैं वह मुख से लेकर रेक्टम तक पहुंचता है, माउथ टू रेक्टम। क्लियर है बच्चों? यहां माउथ टू रेक्टम। तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देखते हैं माउथ को। माउथ में टंग और टीथ दोनों होते हैं। टंग, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो कि किस तरह से टंग है, और टंग में जो इनका टेस्ट बड होता है, आप सभी जान रहे हो। अगर आपको टेस्ट बड देखना है तो आप किसी आईने के पास, मिरर के पास जाइए, वहां पर अपने टंग को निकालकर उसको गौर से देखिए, तो ऐसे छोटे छोटे डॉट्स उसमें मिल जाएंगे। उन्हीं डॉट को हम लोग टेस्ट बड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो टेस्ट बड आपने देखा, टेस्ट बड जो है लगभग 10,000 से भी ज्यादा होते हैं, जबकि एक बूढ़े में टेस्ट बड की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। जो चार तरह के हम लोग स्वाद को यानी टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने टंग से। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं टीथ पे। तो टीथ का क्या काम होता है? तो टीथ का काम होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो टीथ भी जो होते हैं वो भी चार तरह के टाइप्स उनके होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि किस तरह से इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। आप एक शॉर्ट में देख लो। इंसीजर जो होते हैं उनका काम होता है भोजन को थोड़ा चीरना, है ना, टर्न करना।
केनाइन का जो होता है वो काटना होता है, प्री मोलर और मोलर का काम होता है उसको मिक्स करना, ग्राइंड करना। क्लियर है? तब जाकर भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको सैलिवरी ग्लैंड्स कहा गया है, और वह सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन को सैलिवा में उसको मिक्स करते हैं, जिससे ओसोफेगस में वह फूड चला जाता है और तब जाकर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो स्टूडेंट्स सैलिवरी ग्लैंड्स से सलीवा निकलता है। तो आखिर सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है ना। सैलिवरी ग्लैंड्स, तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, पहला क्या हुआ? पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। तीसरा सब लिंगुअल, है ना, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये कहाँ होते हैं? तो जैसे ही आप अपने टंग को ऊपर की तरफ निकालते हो, है ना, तो उसके नीचे ग्रीन ब्लू कलर का आपको कुछ ये नर्व टाइप का दिखेगा, वहीं पर ये तीनों ग्लैंड्स आपस में मिक्स होते हैं। और इनका काम क्या है? तो इनका काम ज्यादा नहीं है, बस सलीवा को सिक्रेट करना। सलीवा मतलब आपके जो लार होते हैं ना, जिनको देहाती भाषा में हम लोग थूक कहते हैं, उनको ये प्रोड्यूस करता है। वही लार जो है हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले वही डाइजेस्ट करता है ना। इसलिए सलीवा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और भोजन को गीला करने में भी इसका बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। उसके बाद तो स्टूडेंट्स आपने देखा सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या वर्क है और सलीवा का क्या वर्क है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिरनिक्स को। माउथ में ये काम खत्म, है ना। और अब हम चलते हैं फिरनिक्स। फिरनिक्स कहाँ होता है? तो फिरनिक्स हमारे माउथ और जो नेक होते हैं उनके बीच में पाया जाता है यह पार्ट। तो फिरनिक्स जो होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं। फिरनिक्स के 2 पार्ट, गुलेट और ग्लोटिस। ये फेरनिक्स के 2 पार्ट हुए, है ना। यानी कि फेरनिक्स एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो नीचे की तरफ आता है। तो ये गुलेट और ग्लोटिस यहाँ के 2 क्या हो गए? 2 होल टाइप के हो गए। तो एक जो गुलेट है वह इसका संबंध फूड से होता है, जो एलिमेंट्री कैनल से जुड़ा होता है, और ग्लोटिस जो आपके ओसोफेगस जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उससे जुड़ा होता है। और ये संबंधित समझिए तो एयर यानी कि जो रिस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं ना, रिस्पिरेशन करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, उसमें इसका योगदान होता है। जब आप अपने माउथ को ओपन कीजिएगा, काफी ज्यादा इनलार्ज उसको कीजिएगा, तो आपको 2 होल दिखेगा, और उन 2 होल के ऊपर, है ना, 2 होल के ऊपर एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हैंग नुमा होता है, हैंग जैसे लटका हुआ रहता है। जो ये दोनों जो गुलेट और ग्लोटिस होते हैं, इन दोनों को कवर करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? तो एपिग्लोटिस जो है ये दोनों को क्या करता है? कवर करने का काम करता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओसोफेगस को। ओसोफेगस क्या होता है? तो बेसिकली आप ओसोफेगस को देखो तो ओसोफेगस जो होते हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे यहाँ पे मौजूद होता है। आप देखो इसमें यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इनका वर्क होता है फूड को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन माध्यम से क्या करना है, उसको स्टोमक में पहुंचाना है ना।
तो ऑसोफेगस का ज्यादा फंक्शन नहीं है, बस इसका यही वर्क है कि फूड जो होते हैं वो पूरे गीले होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से ऑसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुंचते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोमक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब स्टोमक हमने देखना है, तो स्टोमक जो होते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं। स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पार्ट पढ़ने से पहले आप एक जान लो कि स्टोमक जो होते हैं वो हमारे ठीक पेट के बाईं ओर होते हैं। बाईं ओर क्या हो गए? स्टोमक हो गए, और दाईं ओर हमारा लीवर होता है। क्लियर है? स्टोमक जो है एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। इनके 3 पार्ट होते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक एंड तीसरा कार्डियक, फुंगी और तीसरा पाइलोडिक। तो ये 3 जो हो गए स्टोमक के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ठीक है। कार्डियक जो होता है स्टोमक का ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट। ठीक है। फुंडिक जो होते हैं वो बीच वाला पार्ट होता है, जबकि पाइलोडिक पार्ट जो होते हैं वो नीचे का पार्ट होता है। तो ये हो गए स्टोमक का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि स्टोमक जो होते हैं, तो स्टोमक के जो भीतरी दीवार होते हैं, यानी कि इंटरनल जो वॉल होते हैं स्टोमक के, वो एपिथीलियम नाम का जो टिश्यू होते हैं, सेल, जो आपको 9 में ही पढ़ना है, तो इन सेल से वो बने होते हैं। कभी कभी आप स्टोमक तो देख नहीं सकते हो कि स्टोमक कैसे हम देखेंगे, लेकिन आप देख लो कि स्टोमक के जो एपिथेलियल जो उसका वॉल बनता है, उसके इंटरनल में कुछ धंसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने जो एपिथेलियल जो सेल होते हैं उससे हमारा स्टोमक का इंटरनल वॉल तैयार होता है। अब इंटरनल वॉल जो है उसमें कुछ जो है धंसानुमा, मतलब जो धंसा टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं। ये कुछ इनका भी पार्ट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी क्या होता है? वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही पार्ट होता है। एक होता है म्यूकस, जो म्यूकस, एक होता है पैरिटल, जो पैरिटल सेल से तैयार होता है, एक होता है जाइमोजिन, जो जाइमोजिन सेल से तैयार होता है। ठीक है। तो आपने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ये पार्ट और कौन कौन से सेल से तैयार होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये तीनों जो पार्ट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, ये तीनों जो है मिलकर कुछ गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? कुछ गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ गैस्ट्रिक जूस है। इसको आप डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हो, क्योंकि इसका काम जो है फूड को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। तो आप देख रहे हो कि हमने फूड को खाया यानी माउथ, फिर निक्स में यहाँ से थोड़ा डाइजेशन हुआ उसका सलीवा के साथ, जो कार्बोहाइड्रेट फूड में होते हैं उनका, फिर निक्स के द्वारा ऑसोफेगस, मतलब माउथ से ऑसोफेगस में आया, उसके बाद स्टोमक में आया। तो स्टोमक में आने के बाद अब जो उसमें से जो फूड का न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे कैसे पचेंगे वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं पेप्सिनोजेन को, है ना। ये HCl और म्यूकस क्या करता है? तो आप जान लो, HCl जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो डाइजेस्ट करेगा। म्यूकस क्या करता है? HCl के ऊपर एक दीवार बनाता है, एक वॉल तैयार करता है। ठीक है। जो हमारे स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। यानी पहले स्टोमक का इंटरनल, उसके बाद ये म्यूकस कर लेगा, तब HCl एसिड मौजूद होते हैं। तो पेप्सिनोजेन जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाते हैं।
पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाते हैं। अब यह जो पेप्सिन नाम का एंजाइम तैयार हुआ, तो यह पेप्सिन एंजाइम, यह जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन के साथ मिलकर उसको डाइजेस्ट करता है और उसे तैयार करता है पेप्टोन में। ठीक है बच्चों, पेप्टोन में तैयार किया। हम देखते हैं आगे, तो उसके बाद हमारा आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो फैट के साथ रिएक्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तैयार करता है। ठीक है, आप देख रहे हो जिस तरह से कैसे कैसे अलग अलग डाइजेस्टिव जूस या अलग अलग गैस्ट्रिक जूस जो है कैसे कैसे किन किन फूड आइटम्स के साथ या फूड न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब हम देखते हैं ये इतना तैयार हो गया। अब वहां पे फूड जो है पूरी तरह से एकदम गाढ़ा लेईनुमा बन जाता है, मतलब एक विश्वस बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। इससे भी पतला और बनेगा, मतलब और ज्यादा, तो उसको हम चाइल्ड कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्मॉल मतलब स्मॉल। हालांकि इसके जो शेप होते हैं ना, साइज तो बड़े होते हैं, साइज लगभग इनके 6 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन इनके जो ब्रॉड होते हैं यानी चौड़ाई जो होते हैं, है ना, वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए इनको मतलब कंफ्यूजन में नहीं लेना है कि ये स्मॉल कहने से मतलब स्मॉल हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें काफी ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि उनको जो उनका जो भोजन होता है, तो हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबे होते हैं, है ना, और कार्निवोरस में इनका साइज जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, तो इनका पहला पार्ट डेडूनम, इनका पहला पार्ट जो है वो डेडूनम। ठीक है बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनका पहला पार्ट डेडूनम, उसके बाद जेजुनम, एंड इलियम। ठीक है बच्चों, यानी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला डेडूनम पार्ट, सेकेंड का जेजुनम एंड थर्ड का इलियम पार्ट। यानी कि अब ये जो होते हैं ये आगे वाला भाग होते हैं, फ्रंट का, ये मिडिल होते हैं और ये लास्ट का होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। अब ये सभी पार्ट जो है मिलकर क्या करते हैं, डेडूनम जो होता है, ये डेडूनम वो स्टोमक के पाइलोरिक वाले पार्ट से जुड़े होते हैं, पाइलोरिक वाले पार्ट से जुड़े होते हैं। और डेडूनम जो होते हैं इनके दो आगे चलकर दो होल होता है, जो दो अलग अलग डक्ट निकालते हैं, एक पैनक्रियाटिक डक्ट और एक कॉमन बाइल डक्ट, है ना। मतलब डेडूनम से दो होल निकलकर वो दो डक्ट का निर्माण करता है, एक पैनक्रियाटिक डक्ट और एक कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है बच्चों? तो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं वो पैनक्रियाज से जाके कनेक्ट होते हैं, और कॉमन बाइल डक्ट जो होते हैं वो लीवर से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि जो इंटेस्टाइनल जो ये सारा जो आप पार्ट देख रहे हो, यहां से कुछ भी मतलब कुछ जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा गया है। अब इंटेस्टाइनल जूस को हम देखेंगे कि कौन कौन सा जूस का क्या वर्क है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उसमें से पहला आता है पेप्टिडेज,
ये पेप्टिडेज पहला है, जो पेप्टिडेज जो होते हैं वो पेप्टोन के साथ रिएक्ट करके अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमारा जो आगे हम चलेंगे, इन्वर्टेज जो होते हैं वो सुक्रोज के साथ मिलकर जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद माल्टेज और माल्टोज, ये भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे इंटेस्टाइनल जूस जो है अलग अलग जूस के साथ मिलकर भोजन में तब जाकर ये अलग अलग केमिकल का निर्माण करते हैं, जिससे भोजन पूरी तरह से घुलित हो जाती है, पूरी तरह से डिजोल्व होके और पतला हो जाता है, जिसको हम लोग चाय कहेंगे, है ना। और यह इलियम में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है इलियम, वहां जाने के बाद वहां पे ये पूरी तरह से क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड का जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीवर को। तो लीवर के बारे में ऐसा जो है कहा जाता है कि पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो कोई ग्लैंड है तो वो है लीवर, है ना, जिसकी वजन जो है 1.5 kg के आसपास होता है। और ये हमारे ठीक पेट के किधर होते हैं, दाईं पार्ट में होते हैं। लीवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को वो सिक्रेट करता है। बाइल जूस जो नेचर से ग्रीन या पीला भी दिखता है ना। और अगर नेचुरली बात करें तो ये टेस्ट में बेसिक होते हैं, है ना, जो फूड के साथ साथ अगर कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा अगर आ जाए तो बेस मतलब बाइल जूस जो नेचर से बेसिक होते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अब बाइल जूस कहाँ मौजूद होता है, तो लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में ही, जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में, गॉल ब्लैडर में ही आपका बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। तो बाइल जूस का पहला काम क्या है, फंक्शन अगर इसकी बात करें हम लोग, तो पहला इसका फंक्शन है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना जो फूड के माध्यम से आ भी गया हो तो, और दूसरा है फैट का इमल्सिफिकेशन करना, मतलब फैट को पूरी तरह से तोड़ देना। बाइल जूस ही ऐसा कर पाता है। तो यहां आपने लीवर को देखा, अब हम देखते हैं पेनक्रियाज को। तो पेनक्रियाज को हम देखेंगे कि पेनक्रियाज जो है ये भी हमारा ऑर्गन होता है जो स्टोमक के ठीक नीचे वाला पार्ट में पाए जाते हैं। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जिसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो ट्रिप्सिन, उसके बाद ट्रिप्सिन के बाद जो है एमाइलेज, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमाइलेज के बाद जो है हमारा लाइपेज और न्यूक्लिएज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। तो ये सब पेनक्रियाटिक जूस के साथ मौजूद होता है। ये सारे केमिकल जो बाकी के जो फूड में और कुछ पार्ट बच जाते हैं उनको ये आपस में रिएक्ट करके उनको पूरी तरह से पचाने का काम करते हैं। जैसे अगर फूड में अगर स्टार्च आता है तो एमाइलेज उस स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, फूड के साथ जो स्टार्च मौजूद होते हैं उसे एमाइलेज उससे रिएक्ट करके माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइपेज जो है वो फैट के साथ रिएक्ट करके फैटी एसिड और प्लस में ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल तैयार करते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज होता है, जिसमें कुछ केमिकल मौजूद होते हैं जो भोजन में पाए जाने वाले कुछ वैसे न्यूट्रिएंट्स को साथ रिएक्ट करके वो अलग ही केमिकल का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट हमारा होगा वो है लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि आप इनके नाम पे मत जाइए कि लार्ज मतलब बहुत बड़ा, हालांकि ये शेप में छोटे होते हैं, 2.5 से 3 मीटर इनका शेप होता है, ठीक है। लेकिन इसके जो ये ब्रॉड मतलब चौड़ाईपन होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा बहुत ज्यादा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक कोलॉन होता है और एक होता है रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है न्यूट्रिएंट्स वो चलाया गया ब्लड स्ट्रीम में, जो उनमें वेस्ट होते हैं वो आके क्या होते हैं रेक्टम के माध्यम से शरीर से वो बाहर होते हैं एज अ वेस्ट। क्लियर है बच्चों? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल का था। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।